आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ के साथ रेमेडीज़ लेकर हाजिर हैं जी। आई एम श्योर आप लोग हमारी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ देख रहे हो। मैं तो सोच रहा हूँ, अब आज मेरी बात हो रही थी हमारे शुजा भाई से और बाकी के हमारे जो यहाँ पे कैमरामैन लोग हैं, भाई हैं हमारे, उन सबसे के रोज़ बरोज़ मोटा मैं होता जा रहा हूँ और कुछ मुझे करना पड़ेगा, मतलब कुछ करने की ज़रूरत है। तो वो अब मैं देखता हूँ कि आपा की रेमेडी अप्लाई करूँ कि हकीम साहब की रेमेडी अप्लाई करूँ और अपना वज़न कम करूँ या भाग दौड़ के थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। खैर, तो आज इसी मोटापे को देखते हुए, आई एम सॉरी, मैं मतलब मुझे वो हो रहा है, पराठे बना रहा हूँ जी मैं आलू के। और बादी चीज़ है, मतलब अगेन मोटापे की तरफ लेके जाती है, बट अगेन इस मौसम के अंदर, बारिश के मौसम में और इस ज़बरदस्त वेदर में या तो आलू के पराठे या फिर पकोड़े टाइप की चीज़ें जो है ना वो शाम के वक्त मज़ा देती हैं। तो इन्हीं रेसिपीज़ को आपने ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी। रेसिपीज़ मेरी होंगी, रेमेडीज़ वहाँ पे, चाहे वो हकीम शाह नज़ीर साहब की हो या बिल्किस आपा या उम्मे राहिल, जिन मतलब ये हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं और कह लें कि नेचुरोपैथ हैं और हकीम हैं, ठीक है जी, इन सब की आपको रेमेडीज़ वहाँ पे मिलेंगी। आज सबसे पहले चलते हैं हकीम साहब की तरफ, सलाम करते हैं और फिर शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम साहब? आप अल्लाह ठीक का ठाक शुक्र, हैं? आप खैर कैसे खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? मैं मैं खैरियत से हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक। हकीम साहब से फरमाइश की थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इससे पहले भी हमने ये टॉपिक कहीं दफ़ा हम लेकर आए हैं और इस टॉपिक के ऊपर हमने बात की है। तो आज फिर ये टॉपिक मैंने कहा था कि इस टॉपिक के ऊपर हकीम साहब को कि आप लेकर आएँ और इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, ताकि काफ़ी जो लोग जिन्होंने नहीं सुना वो लोग सुन लें। ठीक है कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा इशू है हमारे पास जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो परेशान रहते हैं, ख़ास तौर पे हमारी यूथ जो बाहर खाना खाती है और बाहर वो खाने जो कि उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, मतलब फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है जी, वो नुकसानदेह हो जाते हैं। ठीक है, उसमें मैदे का इशू, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब और ये सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ठीक है, तो आप मतलब उसमें फिर प्रेशर जब बिल्ड करने के लिए आप जोर लगाते हैं तो आपके आंतों में ज़ख़म, वरम और इस तरह की बीमारियाँ, इस तरह की आपके साथ ज्वाइन होती है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हकीम साहब रेमेडीज़ लेकर आएँ। मैं कहूँगा हकीम साहब, क्या रेमेडीज़ हैं और किस तरह से कॉन्स्टिपेशन होता है और क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर ज़रा से डिस्कस करते हैं। देखिए जलाल साहब, इसमें यह है कि बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन खुश्की की वजह से होता है, बाज़ बार मुरगन ग़िज़ाओं की वजह से होता है, बेतहाशा बादी चीज़ें खाने की वजह से होता है, बाज़ लोगों को ख़ानदानी तौर पे कॉन्स्टिपेशन रहती है और बाज़ लोगों को सफ़र में रहती है। जिस तरीके से एक इलाके से दूसरे इलाके पे जाते हैं तो या तो डायरिया हो जाता है या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और अगर वापस वो अपने इलाके में आते हैं तो बिल्कुल सही हो जाती है। ऐसा भी है। लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत हो जाए और फिर उसकी वजह से जो दूसरे प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देह तो होती वो हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो दूसरी प्रॉब्लम्स, जैसे कहा जाता है कि कब्ज़ बीमारियों की माँ है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो उसके साथ जब आप कॉन्स्टिपेशन का इलाज अगर नहीं हो फ़ौरन, तो उससे कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं या पैदा होती हैं या बनती हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हाथ पांव जलना शुरू हो जाते हैं और स्किन का कलर जो है वो ढल होना शुरू हो जाता है, तबीयत में सुस्ती काहिली भी होती है और चिड़चिड़ापन भी होता है, हाथ पांव जलने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक अलामात, उसके बाद के जो नुकसानात होते हैं, फिर ये आगे चल के ये पाइल्स की सूरत इख्तियार कर लेता है, यानी बवासीर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें बाज़ लोगों को बादी बवासीर होती है, बाज़ लोगों को ब्लड वाली होती है। हेमोराइड ग्रेड 1 भी बनती है इसी से ही, और फिर उसके बाद ये है कि ये फेस्टुला की तरफ भी पेशेंट चला जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, यानी दर्द होता है, जलन रहती है, ये चीज़ें भी होना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन रहती है फ़ाइबर। फ़ाइबर में हमारे पास जो स्पोल छिलका है उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और 1 चम्मच स्पोल छिलका 1 गिलास पानी में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पीना चाहिए। ये पाइल्स होने नहीं देता। अच्छा, फाइबर किन किन चीज़ों में पाया जाता है जो रोज़मर्रा के खाने हैं हमारे, उनके बारे में थोड़ा सा अगर हकीम साहब देखिए, आप बता फ़ाइबर जो है आपको इसमें पालक में आयरन भी पाया जाता है, फ़ाइबर भी पाया जाता है। इसके अलावा आपको टिंडा में, भिंडी में, इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ाइबर पाया दें। जाता बीन्स है। एंड लेग्यूम्स में भी हाँ, पाया जाता है। ठीक है ना।
तो ये चीज़ें भी आप इस्तेमाल करें। और सब्जियों का इसलिए मैं बार बार कहता होता हूँ ताकि आपको एक आदत भी बन जाए, दूसरा आप बहुत सारे मिनरल्स आप हासिल भी कर लेते हैं। जो मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं या फार्मी चीज़ें होती हैं उनके अंदर आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे। ये एक थोड़ा सा एहतियात किया करें। और जिन लोगों को भी कब्ज़ की शिकायत हो, ये आम तौर पे डायबिटिक पेशेंट को भी हो जाता है, और जिन लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो जाता है उनको भी कब्ज़ रहने लग जाता है साथ में, और इसके अलावा आम तबीयत की वजह से भी कब्ज़ रहने लग जाता है। तो कब्ज़ को दूर करने के लिए आपने टोटली 2 चीज़ें लेनी हैं। पंसारी की दुकान में जाएंगे, एक आपने तरफला लेना है। तरफला में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, वो मिक्स करके पाउडर बना के रखते होते हैं वो। सही। तो आंवला, बेड़ा और हड़, 3 चीज़ें। ये आंवला, हड़ है, ये बेड़ा है और ये आंवला है। सही है। इन तीनों को मिला लेते हैं तो ये तरफला बन जाता है। ठीक है, ये पंसारियों के पास मिल जाता है। ये हम लेंगे तकरीबन 50 ग्राम। सही। ये है सना मक्की, सही। ये इसका पाउडर है सही। सना मक्की का। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। सही। इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें आप। सही। और 1 चाय वाली चम्मच दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, सादा पानी के साथ में। फ़ायदा आपको पहले दिन ही हो जाएगा। आपने ये कुछ अरसा, जैसे महीना 1 यूज़ कर लें, 20 दिन यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक तो दीजिएगा। ये कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज़ की शिकायत कब्ज़ आपकी की शिकायत के मुस्तकिल लिए। दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन इसे कुछ दिन इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है। इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। इससे आप आम तौर पे भी कोशिश करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें, अपनी नींद पूरी करें। और दूसरा ये है कि आप ज़्यादा देर बैठे ना रहा करें, थोड़ा चला फिरा करें। हाँ बिल्कुल, असल में होता यही है कि हमारी जो खुराक है, जो हम खानों का इंटेक, हम जो खानों का इंटेक रखते हैं, उन खानों को अगर देखा जाए, जो बाहर से हम खाने खाते हैं, तो वो किस तरह के खाने के हाइजेनिक तरीके से बने हुए हैं या नहीं बने हुए, ठीक है, उनमें किस तरह के इंग्रेडिएंट शामिल हो रहे हैं और उनको हम खा किस तरह से रहें। एक तो ये बड़ी चीज़ मैटर करती है। फिर मैंने ये जो सुना है, इससे पहले भी मैं ये काफ़ी दफ़ा शो के अंदर कह चुका हूँ कि हम अपनी लाइफ के अंदर हम जंक फूड की तरफ चले गए, ठीक है। अगर आप जंक फूड, मैं मना नहीं करता, हफ्ते में 2 दफ़ा खा लें बेशक, मगर 5 दिन घर का खाना ज़रूर खाएं। घर के खाने के अंदर आप वो नरम ग़िज़ाएँ खाएं जिससे आपका मेटाबॉलिज़्म जो है ना, आपके मैदे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। नरम ग़िज़ा, रोटी को डुबो कर रखें ताकि वो नरम हो जाए, और फिर जब आप खाएं तो उसका जब आप बाइट लें तो उसको चबा कर खाएं, ताकि आपका मैदा जो है वो अच्छे से काम करे और ये कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां आप इनसे बच सकें। बाकी दुआएं अल्लाह मियां आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहतियाब रखे, ये हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी हकीम साहब, नेक्स्ट क्या होगा? देखें इसमें और दूसरी चीज़ ये है कि फलों में आप अमरूद ज़्यादा खाया करें। वो आपके मैदे के लिए भी बेहतर है और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, पेट के निज़ाम को बेहतर करती है। और तीसरी चीज़ ये है कि अभी आने वाले दिनों में जैसे चेंज हो रहा है मौसम, अभी आपने देखा होगा मिठे आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। मीठे जो हैं वो आपके मलेरिया बुखार के लिए भी बहुत बेहतरीन है, आम मौसमी बुखार के लिए भी बहुत बेहतरीन है, विटामिन सी भी उसमें बहुत पाया जाता है। दूसरा ये है कि पेट के निज़ाम के लिए भी बेहतर है, हाजमे के लिए भी बेहतर है। ये आप कोशिश करें जब खाना खाएं, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद थोड़ा सा फ्रूट खा लिया करें। अच्छा, जो पेट का जो निज़ाम है, इसके लिए कहा जाता है कि ये जो बंगाली फ्रूट है, बेलगिरी, हाँ, इसका भी इस्तेमाल आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी के लिए इसका मुरब्बा, मगर शुगर के पेशेंट तो आई एम श्योर वो नहीं खा सकते क्योंकि शुगर से बना हुआ वो मुरब्बा होता है, तो उस मुरब्बे के बारे में आप क्या देखें जलाल भाई, इसमें यह है कि जो आप बेलगिरी का मुरब्बा कह रहे हैं या बेलगिरी का फल कह रहे हैं आप, ये कब्ज़ करती है करती है ये। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये हम जैसे अभी बरसाती मौसम चल रहा है, आपने देखा हो, इसमें लोगों को पेट के अमराज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच रात को खाएं। ये इंशाल्लाह ताला लूज़ मोशन को भी ख़त्म करती है, और साथ में ये है कि जो बाज़ लोगों को लूज़ मोशन के साथ जो है बर्निंग महसूस होती है, ये उसको भी दूर करती है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी का भी पुराने से पुरानी पेचिस हो, आमतौर पे डायरिया कहा जाता है, तो वो हो, आप सुबह दोपहर शाम बेलगिरी का मुरब्बा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप देखिएगा ठीक हो पहले दिन ही जाएगा। अफाका होगा, 2-3 दिन कर लें, ठीक हो गए, बंद कर दें। अगर आपको शुगर है तो फिर आप मुरब्बा इस्तेमाल ना करें, इसका सूखा हुआ मिल जाएगा पंसारी से, उसको पाउडर बना के 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को खाइए पानी के साथ। तो मतलब बेलगिरी आपका
कब्ज करती है, आपके लूज मोशन अगर बंद हो करती जाते हैं या पेट खराब हो जाता है तो उसके लिए वो बेहतर अफादियत है। है, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, वो भी यही काम करती है, कब्ज कर देती है। कब्ज कर देती है। तो और वो वेट भी गेन मोशन करती है, वेट वजन गेन बढ़ाती करती है, है। वजन बढ़ाती है। तो सबसे बेस्ट जो है वो आपका जो फाइबर आपका डेली बेसिस पे इनटेक है वो आपका इसबगोल छिलका। इसबगोल छिलका। इसबगोल छिलका। और उसके साथ अगर तुलसी के बीज या चिया सीड्स इसका इस्तेमाल हो तो किस तरह से वो परफॉर्म देखिए, करेगा? उसके साथ आप तुख्मे बलंगा मिला सकते हैं। तुख्मे बलंगा, न्याज़बो के बीज, न्याज़बो के बीज। वो आप मिला लें। आप जैसे 1 चम्मच इसबगोल छिलका लिया, आधा चाय वाला चम्मच जो है वो तुख्मे बलंगा मिला लिया, मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख लें ताकि ये फूल जाए। फिर इसे चम्मच के साथ शेक करके वो पी लिया करें आप देखिएगा वो कॉन्स्टिपेशन को भी ख़त्म करती है। साथ में अगर पेट में जलन रहती हो, हाथ पाँव में जलन रहती हो या गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही हो, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा हकीम साहब, जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है, अक्सर हमें भी रहा है, ठीक है, हम प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, हम कि किसी तरह से लोग जो है ना प्रेशर देते हैं कि स्टूल पास हो जाए, तो उसकी वजह से जो बाकी की जो पेन और तकलीफ़ात जो मतलब होती हैं तो उसके लिए भी यही चीज़ परफॉर्म करेगी? बिल्कुल करेगी। ये आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो कोशिश करें कि 5 मिनट में जो आप ज़्यादा देर बैठना भी अच्छी अलामत नहीं होती है, क्योंकि वो जरासीम की गढ़ होती है वो जगह। उसमें ये है कि बहुत दूसरी प्रॉब्लम जैसे हेपेटाइटिस या आपको टीबी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा देर बैठने से भी पाइल्स होने के चांसेस बढ़ते हैं, यानी बवासीर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब रेस्ट रूम में भी आपने ज़्यादा हाँ। वो और प्रेशर नहीं आप लेना। ना किया करें। आप प्रेशर करेंगे आपको वर्म होना शुरू हो जाएगा, सूजन होनी शुरू हो जाएगी। और हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हकीम साहब ने जो सफ़ूफ, जो पाउडर, जो चूरन बनाया, वो जो आपको खाना है सुबह और शाम, सुबह और रात को, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, ठीक है जी। तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट शामिल हुए हैं, कौन कौन से अज्जा मैं कहूँगा कि शामिल हुए हैं, तो वो अभी हकीम साहब से एक दफ़ा फिर पूछ लेते हैं। तो मैं फिर बताता चलूँ कि आप सब ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे इस तरह के मौसम में जिसमें बारिश, मौसम ठंडा और ये सारी चीज़ें होती हैं, बारिश हो रही होती है, पानी जमा होता है, गंद होता है, कीड़े मकोड़े और इस तरह की चीज़ें होती है, तो ख़ास तौर पे बाहर जाकर खाना इस टाइम पर अच्छा नहीं है। मेक श्योर करें कि घर के अंदर खाना खाएं। तो अच्छा हकीम साहब, एक तो आप रेमेडी रिपीट कर दें, और दूसरा यही पाउडर जो है जो, क्योंकि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कम उम्र के बच्चों को भी कब्ज़ होता है, ठीक है, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ है, या ये वो बच्चे भी ले सकते हैं या उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा? देखिए, 8 साल से 7 साल से कम उम्र के बच्चे जो है ना, प्लीज़ उनको किसी किस्म के टोटके इस्तेमाल ना करें। चाहिए। और आप कोशिश करें कि उन्हें अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। और दूसरा ये है कि जब बच्चों को देना हो, जैसे 10 साल से ज़्यादा उम्र है, तो इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाल दें ताकि उनको जायका मिले। ठीक है, और फिर इसकी जो डोज़ है उसको कम कर देंगे, ½ टी स्पून करेंगे एक टाइम ठीक है। पानी के और साथ। 50-50 ग्राम आपने ये बताया, अगर बच्चों को देंगे तो इसमें काला नमक कितना शामिल होगा? इसमें आप एक 10-15 ग्राम डाल दें। 10 काला नमक ग्राम। 10 ग्राम या 15 ग्राम डाल दें आप। ठीक है। काफ़ी है, इसके अंदर मिक्स कर लें और आप आधी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ दें। एक एहतियात करनी है, जो प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन है वो यूज़ ना करें, वो यूज़ बाकी तमाम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। सही, ठीक है, ये एहतियात कीजिएगा। ठीक है। और एक प्रेगनेंसी दफ़ा में भी प्लीज़ कॉन्स्टिपेशन रेमेडी हो जाती है। इसमें 2 चीज़ें टोटल हमने बताई हैं। एक बताइए सना मक्की 50 ग्राम और तरफला 50 ग्राम। तरफला में 3 चीज़ें हैं, वो हड़, कौन-कौन सी? बेड़ा और आंवला। हड़, ये बेड़ा पंसारी और को आप आंवला। बोलेंगे ना तरफला, वो आपको दे देगा। इसका पाउडर बना के भी रखते हैं वो लोग। तो बोलना तरफला 50 ग्राम और सना मक्की 50 ग्राम मिक्स करके पाउडर बना लें और सुबह शाम एक चाय वाला चम्मच पानी के साथ ठीक इस्तेमाल है। करें। तो हकीम साहब, अब नेक्स्ट रेमेडी। नेक्स्ट रेमेडी जो है कब्ज़ की वजह से या आम तौर पे भी बाज़ लोगों को पाइल्स की शिकायत हो जाती है, सही। बवासीर हो जाती है। उसमें बाज़ लोगों को हेमोराइड ग्रेड 1 हो जाता है, उसमें ब्लीडिंग भी होती है। बाज़ लोगों को उसमें ड्राई होती है, बादी कहलाती है, उसमें मस्से भी बन रहे होते हैं। तो इन तमाम को ठीक करने के लिए और पाइल्स के असरात को ख़त्म करने के लिए आपने इसमें भी टोटली 3-4 चीज़ें हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं हकीम साहब के, एक तो रेमेडी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मतलब रेमेडी जिस तरह से हकीम साहब बता रहे हैं, शाह नज़ीर साहब, वो तो आप अप्लाई करें। आप क्या समझते हैं कि इसके साथ इस तरह की जो बीमारियां हैं जिसमें इंसान तकलीफ़ में रहता है, हाँ हाँ, ठीक है, क्या उनको डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाना चाहिए। देखिए, आप अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। वो नोयत को देख के आपको आपकी ट्रीटमेंट भी करेंगे।
ठीक है। कुछ टेस्टें वगैरह भी होती हैं, वो भी कराते होते हैं। आप पाइल्स को ईजी ना लिया करें, इसके भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह अमल होते हैं ये, और बाज़ लोगों के मस्से जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सबब बनते हैं, तो फिर उसका ऑपरेट के अलावा कोई हल नहीं होता। सही। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो रेमेडी हम बता रहे हैं आपको, वो इंशाल्लाह ताला इसमें क्योर करने में मदद देगी आपकी, और हर किस्म की पाइल्स को ख़त्म करेगी ये। आपने लेनी है इसमें टोटली 3-4 चीज़ें। एक लेना है आपने तुख्म बकाइन। तुख्म बकाइन, बकाइन, इसे दरेक भी बोलते हैं। दरेज, दरेक, 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 जी हाँ। तुख्म बकाइन तुख्म या बकाइन, दरेक। जी हाँ। ये इसका पाउडर है। सही है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। सही। ठीक है। नीम के बीज, नीम तुख्म के बीज। नीम, तुख्म नीम। ये इसका पाउडर है। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। सही। ये है रसोंत, रसून। रसोंत, रसून। ठीक है। ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 20 ग्राम। एक चीज़ 20 ग्राम है। रसोंत 20 ग्राम, बकाइन और तुख्म नीम 50-50 ग्राम। इस तरीके से मिला के इसे बारीक पाउडर बना लें, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम को सादा पानी के साथ, चाहे सही। खाने से पहले या बाद में ले लें। और इसके साथ इसबगोल छिलका 1 बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के रात सोते वक्त रोज़ाना पिएँ। रोज़ाना और ये कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल करें। मुर्गन चीज़ें जैसे अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, अचार, ये चीज़ें बंद कीजिएगा। पानी का टेक ज़्यादा रखिएगा, और कब्ज़ होगी नहीं, और इंशाल्लाह ताला पाइल्स भी नहीं होगा। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जो फाइबर जिस तरह से आपने बताया कि इसफागोल का भी ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाता है। नहीं, बाज़ लोगों को उलट भी होता है। जो इसबगोल है वो कब्ज़ कर देती है, बाज़ लोगों को लूज़ मोशन कर देती है, अच्छा, यानी कब्ज़ तोड़ती भी है। तो ये क्या वजह है? ये मिजाज के ऊपर बात है। मिजाज के ऊपर जी हाँ, बाज़ लोगों को इस तरीके से सूट करती है, बाज़ लोगों को दूसरे तरीके से करती है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने अक्सर ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो कहते हैं जब हम इसबगोल लेते हैं हमें कब्ज़ हो जाती है, कब्ज़ तोड़ती नहीं है। तो फिर हम उनको कहते हैं कि गर्म दूध में मिला के पिएं आप, सही। तो उसमें उनको कब्ज़ टूट तो गया। फिर वो गर्म दूध में आप लोगों ने मिलाकर पीना है, मिला के और अदरवाइज अच्छा मिलाकर और पानी के अंदर मिलाकर या दूध के अंदर मिलाकर पिया करें। मुंह में डाल के ऊपर पानी ना पिएं, अगर सांस की नाली में चला गया तो ख़तरनाक हो जाता है ये। अच्छा, जब भी आप इसफागोल यूज़ करेंगे तो आपने उसको किसी भी लिक्विड में, जब आप मिल्क में या वाटर में आप जब ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, शामिल करते हैं, तो जिस तरह से आप चिया सीड, तुलसी के पत्ते, जो कि न्याज़बू के पत्ते, ठीक है, न्याज़बू के सी बीज, ठीक है, या आप तुख्म बालंगा जो हकीम साहब ने कहा, उनको जब आप पानी में रखते हैं तो वो फूल जाता है, ठीक है, जो उनको स्टे देते हैं। तो इसी तरह इसफागोल भी परफॉर्मेंस देता है, तो उसको भी आपने थोड़ा रेस्ट देना है, और उसके बाद आपने उसको पीना है। डायरेक्ट ना पिए, ताकि उसको अपनी जगह लेने दें, और उसके बाद आप देखें कि उसकी कंसिस्टेंसी में डिफरेंस आ जाएगा पानी की, कि वो थिक हो जाएगा पानी। मैं सही कह रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही करें। कैसे आप पानी के अंदर या दूध के अंदर मिलाकर पिया करें, इसको डायरेक्ट मुंह में डाल के ऊपर पानी ना पिए। फाँकना जो कहते हैं। नहीं नहीं, गलत है ये अगर सांस की नाली में चला जाता है तो बड़ा तकलीफ़ का सबब बनता है और डेंजरस भी हो जाता तो है। हकीम साहब, जो आपने बताया बवासीर के बारे में या पाइल्स के बारे में, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना नहीं बताते, हाँ, ठीक है, इस तकलीफ़ को छुपाते हैं। नहीं, गलत करते हैं। नहीं, मैंने तो ज़्यादातर पेशेंट्स को देखा है कि बताते हैं आके कि मुझे ये तकलीफ है। वो जारी बात है, आप बताएंगे तो आप ठीक होंगे। आप बताएंगे ये एक तो मर्ज़ ठीक है, होंगे। इसकी एक दवा होती है। ये बाज़ लोगों को विरासत से ख़ानदानी तौर पे भी होती है, बाज़ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें खाने की वजह से भी हो जाती है। सही। ये एक डिजीज़ होता है, एक मर्ज़ होता है। तो इसका इलाज ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है, अब तो हर चीज़ का इलाज हर चीज़ है, का इलाज हो ठीक है, तो मुमकिन चीज़ है, और इसको आप पहले ही, जैसे ही आपको डायग्नोज होता है, अल्लाह ना करे किसी को भी डायग्नोज होता है, पता चलता है, वो फर्स्ट टाइम में डॉक्टर से रुजू करें और इसका इलाज करवाएं, ताकि जल्द से जल्द इस तरह की बीमारियों से आप छुटकारा पाएँ। अगर आप एलोपैथिक की तरफ जाते हैं तो एक अच्छी चीज़ है, और साथ में आप रेमेडी अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप जल्दी क्योर हो जाएंगे, आप जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। तो हकीम साहब, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आजकल पूरे पाकिस्तान और मुल्क से बाहर, यानी जितने लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को। जिन लोगों को भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है तो उनकी पिंडलियों में भी दर्द सा महसूस होता है, मुंह का जायका कड़वा होता है, मुंह खुश्क होने लग जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने कासनी के बीज, मकोदाना और लेमन ग्रास, ये 1-1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के नीम गर्म छान के पी लें 1 टाइम रोज़ाना। आप 2 महीने यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला फैटी लीवर भी दूर होगा, और ये जो पिंडलियों में दर्द सा महसूस होता है वो भी दूर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हकीम साहब, मैं सवाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, तो हकीम साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि पाइल जैसी बीमारी के लिए
आप कौन सी ग़िज़ा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको, या आप नॉर्मल ग़िज़ा रखते हैं या आपको ग़िज़ा चेंज करनी पड़ती है? देखिए ग़िज़ा थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। जी। उसमें ये होता है कि हम सख्त चीज़ें बंद कर देते हैं, जैसे गर्म चीज़ें और सख्त चीज़ें। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, बड़ा गोश्त, बैंगन, अचार, ये चीज़ें आपने बंद करनी होंगी। तेज़ मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करना होगा। आपने जो खानी है चीज़ें, वो दलिया भी खा सकते हैं आप। इसके अलावा टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, भिंडी, ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बजाय आप आलू और ये मसाला जात इस्तेमाल करेंगे, ये आपके पाइल्स को और तकलीफ़ पहुँचाएंगे। तो जो सब्जियां और जो चीज़ें आपने बताई कि जिनका इंटेक यखनी भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, तो उनको किस तरह से, किस फॉर्म में, लाइक घरों में जिस तरह से सालन बनता जैसे है सालन बनता है उसी तरह आमतौर से पे, बिल्कुल आप खा सकते हैं? बिल्कुल आम सालन जिस तरह बनता है, आप उस तरीके से पका के खाएं। जो आपकी बात एक बहुत अच्छी ये थी कि आपने कहा ना कि आप घर की बनी हुई खाया करें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप घर की बना के खाया करें, बाहर से मत लिया करें, क्योंकि उसमें बाहर तो एक तो सब खुला ओपन होता है, मुख्तलिफ से आपने देखा बरसाती मौसम है, जरासीम भी बहुत आ रहे होते हैं। दूसरा, उनके मसाला जात भी ऐसे होते हैं कि जो कि पाइल्स वाले पेशेंट को बहुत तकलीफ़ देते हैं। ठीक है। और हकीम साहब, कब्ज़ के लिए भी सेम रहेगा या कब्ज़ के लिए आपकी जो खुराक है वो चेंज होगी? देखें, कब्ज़ के लिए भी यही है कि जो सख्त चीज़ें होती हैं, जैसे बड़ा गोश्त है वो कब्ज़ करती है, आप स्वीट पोटैटो है वो कब्ज़ करती है, आलू है वो कब्ज़ करती है, पराठा है वो कब्ज़ करता है। तो इसलिए ये चीज़ें आप अवॉइड किया करें, और जब ठीक हो जाएं तो फिर नॉर्मल तरीके से खाया करें, कि बिस्यारखोरी ना किया करें। ठीक है। कभी कभी से कुछ नहीं होता। कभी कभी से कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन रोज़ का मामूल ना बने। रोज़ का मामूल ना बनाए, डेली बेसिस पे जो आपका खुराक। अगेन मुझे जो समझ में आ रही है बात हकीम साहब की, कि इस तरह की जो दो बीमारियां हैं, एक तो कब्ज़ और एक पाइल्स, ठीक है, जो कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की, ये दो बीमारियों में आपने खुराक का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपका खाना देखें, अगर हम डेली बेसिस पर एक चीज़ हम देखते हैं, अगर हम इस खाने का ख्याल अगर हम नहीं रखते तो इस तरह की बीमारियां हमें पकड़ती हैं। ठीक है, अगर हम अपने खाने का डे फर्स्ट से ख्याल रखें तो इस तरह की बीमारियां हमारे करीब नहीं आएंगी, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। ठीक है, चाहे वो जिस तरह से हकीम साहब ने बताया अभी फैटी लीवर है, चाहे वो आपका अल्सर है, चाहे वो आपको अल्लाह ना करे पाइल्स होता है, अल्लाह ना करे आपको कब्ज़ होता है, या कोई भी XYZ आपके इंटरनल ऑर्गन्स की जितनी भी बीमारियां हैं वो आपको होती ही, वजह उसकी जो बेस है वो आपके खाना है, आपकी खुराक है, जो आप इनटेक आपका हो रहा है। तो मेक श्योर करें कि आप वो चीज़ें लें जो आपको इन बीमारियों से दूर रखें और आपकी न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ को पूरा करें और आपको सेहतमंद ज़िंदगी दे। मैं ठीक कह रहा हूँ वकील बिल्कुल साहब? सही कहा आपने। आप ये जो भी जलाल साहब ने इस वक्त कहा है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आप से प्यार कीजिए आप लोग, और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो भी आप खाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उसमें ज़्यादातर मसाला जात ना हो। आप नॉर्मल खाएं और पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद अपनी पूरी करें, और दूसरा ये है कि अपने आप को ज़्यादातर निढाल ना करें। पाइल्स का पेशेंट जो है ना, फोम पे ज़्यादा ना बैठा करे, उसकी वजह से भी उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके बैठने के भी डिफरेंट जैसे रुई का बना वो कुशन वगैरह हो, आप उन पे बैठा करें। आप जो फोम वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत हीट करती हैं, गर्म होती हैं। तो उसमें भी सेफ हाँ, रखना है। उसमें तो थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आकर जो है इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ हमें बताई। और आई एम श्योर सबसे पहले तो हमेशा हम दुआ गो, आपको पता है कि हैं आप लोगों के लिए, कि अल्लाह मियां आपको इस तरह की तमाम बीमारियों से दूर रखे। अगर फिर भी हमारी किसी बहन या भाई या माँ, किसी को भी अल्लाह ना करे ये बीमारी हो, अगर हो जाए तो उसके लिए हम ये इस तरह की रेमेडीज़ जो हैं वो बता रहे होते हैं, ताकि आप जल्द से जल्द सेहतियाब हों इन रेमेडीज़ को अप्लाई करके। मगर साथ साथ आप अपने डॉक्टर से भी, आसपास के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी रुजू करें और जल्द से जल्द सेहतियाब हो, ये हमारी दुआ है। और इसी के थैंक यू नोट के साथ हकीम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम साहब का आलू के पराठे बनने जी मज़ेदार से, वो रेसिपी ज़रूर देखनी है। यहाँ पर ये ज़बरदस्त सी जो आलू पराठे की रेसिपी हम बनाएंगे, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स, टाइम बड़ा शॉर्ट है तो मुकाबला सख्त है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनियन को जो है इस तरह से आपने चॉप करना है। ठीक है जी। इंग्रेडिएंट्स बाकी के जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ, बट फर्स्ट हम इसकी चॉपिंग कर लें और अनियन को हम कुक्ड होने के लिए ऑयल में पकने के लिए शामिल कर लें। तो इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आप सब देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूँ शेफ़ जलाल, और अभी हकीम साहब ने ब्रेक से पहले रेमेडीज़ बताई, और आई एम श्योर आप लोगों ने रेमेडीज़ सुनी होंगी। ठीक है, और अगर आपने नहीं सुनी, मिस कर दिया है शो शुरू में, तो आप सब इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे ज्वाइन करेंगे, और इवन
यूट्यूब के ऊपर यही शो आपको मिलेगा, ठीक है, आज एंटरटेनमेंट पर, ठीक है, हमारा चैनल है, वहाँ पर जाकर आप इजीली यूट्यूब पे ये शो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से अनियन को बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, ठीक है जी। काट कर इस तरह से चॉप कर दिया। चॉप करने के बाद यहाँ पर हम फर्स्ट कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं, ठीक है। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इतना ऑयल ऐड करना है आपने। अच्छा, यूजली आप जब पराठा खाते हैं बाहर से, ठीक है, तो उसमें घी इस्तेमाल हो रहा होता है, तो हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरह से चॉप अनियन इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। ये हो गया डन। चॉप अनियन शामिल करने के बाद हम वुडन स्पून ले लेते हैं, ठीक है। और वुडन स्पून लेकर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इतना पका लेंगे कि अनियन सॉफ्ट हो जाए, ठीक है जी। इसके साथ क्यूमिन सीड्स ऐड कर देते हैं ताकि क्यूमिन जो है वो क्रिस्प हो जाए अनियन के साथ ऑयल में, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में अनियन, ठीक है, प्याज, ज़ीरा, नमक, खटाई पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च, ठीक है जी। ये 6 चीज़ें टोटल इसमें यूज़ हो रही हैं। फिर बाकी आलू को हमने मैश कर दिया है। अगर इसके अलावा आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से ग्रीन चिलीज़ लेकर, ठीक है जी, ये आपने ग्रीन चिलीज़ को, ठीक है, मेक श्योर मैं आपको फिर बता दूं कि जब भी, हमेशा मैं ये बात कहता हूं कि ग्रीन चिल्ली जब भी आप काटते हैं घर में हरी मिर्चें, तो मेक श्योर कि आप उसको काटने के बाद हैंड वॉश अच्छी तरह से कर लें, ठीक है, ताकि आपके चेहरे पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पर आप वो हाथ लगाएंगे जिस हाथ से आपने ग्रीन चिल्ली काटा है, तो वो आपको जलन मचेगी उस जगह पर। तो हाथ अच्छी तरह से धो लें ताकि आप सेफ रहें, ठीक है। ये हो गया डन। इस तरह से हमने ग्रीन चिल्ली की कटिंग डन कर दी। अनियन और ज़ीरा जो है, प्याज और ज़ीरा कुक्ड हो गया। अब इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा कोरिएंडर लेकर, ठीक है, हम इसमें साथ चॉप कर लेंगे इसके ग्रीन चिल्ली के। ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर हमने इसमें नमक जो है आलू के हिसाब से आप इसमें हस्बे जायका ऐड कर दें, ठीक है। खटाई पाउडर थोड़ा सा, कि फ्लेवर जो है वो थोड़ी सी सारनेस की तरफ आ जाए, ठीक है, डन। लाल कुटी हुई मिर्चें अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से ऐड कीजिएगा, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, ठीक है। और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसको आपने अनियन के साथ और ज़ीरे के साथ पकाना है। जैसे ही मसाला आपका पकता है, इसमें हरी मिर्चें और कोरिएंडर का जो मिक्सचर चॉप आपने बनाया है, ये आप इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है, परफेक्टली डन। तो ये अब हमारे पास बेस रेडी हो गया। तो यहाँ पर हमने पोटैटो जो है, आलू बॉईल करके मैश कर लिए थे, ठीक है, और ये अब हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। बल्कि ये मैं बॉल इधर ही रख देता हूँ क्योंकि फिर इसी बॉल में हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पर अब हमने इस मसाले में अच्छी तरह से आलू का मिक्सचर जो है, स्पाइस जो था,
वो आप इसमें डन कर दें। अच्छा, यूजली लोग इसमें अनारदाना भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इवन के होल कोरिएंडर और क्रश कोरिएंडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्लेवर किस तरह का ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। वंस ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, इसके बाद हमने इस मिक्सर को यहाँ पे निकालकर बॉल में अलग से रख देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर आपने ये पोटैटोज़ जो है डन कर दिया। परफेक्ट। अब हम इसको थोड़ा रेस्ट दे देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, ठीक है। इस तरफ हम ये हटा देते हैं यहाँ से, डन। और अब बारी है जी पराठा बनाने की। तो यहाँ पर अच्छा, अब होता क्या है कि आपने हम पराठे को क्रिस्प बनाना चाहते हैं, ठीक है, और दो तरह से कि पराठा क्रिस्प भी हो और टूटे भी ना, नरम भी रहे, ठीक है, कड़क भी हो, नरम भी हो और टूटे भी ना, ठीक है जी। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे एक बॉल लेंगे, ठीक है, और इसमें हम थोड़ा सा ये फाइन आटा निकाल लेते हैं, बाकी का हम डो गूंद लेते हैं, ठीक है जी। थोड़ा और कम कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा तो बनाना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ऐड कर लेते हैं शामिल पिंच सॉल्ट, ठीक है। पिंच सॉल्ट ऐड करके इसको हम सेपरेट रख लेते हैं और इसमें हमने ये पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद अगर आप चाहें, ठीक है जी, डो को सेट करने के लिए इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब दही आप शामिल कर देंगे, ठीक है। शामिल करने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस तरह से डो को जो है गूंदना है और गूंदने के बाद आपने डो को देना है रेस्ट, ठीक है जी। अच्छा, रेस्ट देना है तकरीबन आपने आधे घंटे का कि इसके ऊपर ये ब्रेक्स ना हो रहा हो डो, ठीक है। मगर हमारे पास टाइम कम है तो हम क्या करेंगे, हम इसको ज़्यादा रेस्ट नहीं देंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से, ठीक है, पेड़े लेकर ठीक है बना लिए और पेड़े बनाकर आपने साइड पे रख देने, ठीक है, ताकि आप फिर इससे पराठे अपने बना सकें। अच्छा, अब इसमें कैलज़ोन स्टाइल में भी बनते हैं और डबल पॉकेट भी बनता है, ठीक है। जो आप बनाना चाहें उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो ये हमने 4 पीस निकाल लिए, एक हम बड़े साइज़ का बना लेते हैं। तो ये हमारे टोटल 3 पराठे बन जाएंगे। बाकी को हम इस तरह से गूंद के रख देते हैं, ठीक है। अब देखें, जैसे जैसे मैं इसको रेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, ये अपनी जगह ले लेगा डो और ब्रेक नहीं होगा फिर, ठीक है जी। ये हो गया डन। तो यहाँ पर हम डो को बैक साइड पे रख देते हैं और इसको हम कर देते हैं कवर ताकि डो के ऊपर स्किन ना बने, ठीक है। यहाँ पर हम रोलर पिन ले लेते हैं और रोलर पिन लेने के बाद इस तरह से आपने खुशका जो है हम कहते हैं, ठीक है, ये लेकर आपने रोटी को
फर्स्ट इस तरह से बेलना है, ठीक है। जितना खुश्का आप रखना चाहें उस हिसाब से आप इसको लेकर बेल लें। परफेक्ट, डन। इस तरह से जब आप इसको रेस्ट देंगे ना तो डो अपनी जगह ले लेगा, ठीक है। हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और डो फिर पराठा जो है आपका और खूबसूरत बनेगा। ठीक है जी, ये हो गया डन। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखनी है कि मैं पैन जो है मेरा उस हिसाब से इसके ऊपर पैन के ऊपर ये पराठा आ रहा हो, ठीक है। परफेक्टली डन। वंस जब ये डन हो जाता है तो यहाँ पर आपने आलू का ये मिक्सचर लेकर इधर आपने रखा और रखने के बाद इस तरह से आपने इस पर फिल कर दिया, ठीक है जी। फिल करने के बाद अगर आप इसमें चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ऑन टॉप आप इस पर चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये फिर लास्ट में पानी लेकर आपने डो के ऊपर ब्रश कर दिया, यहाँ पर आपने पानी का, ताकि डो जो है वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाए। ये हो गया डन। अब इसके बाद यहाँ से हमने इसको उठाया और ये हमने इसको इस तरफ रखकर इस तरह से पैक कर दिया। परफेक्ट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरह से ये मिक्सचर जो है हमारे पास फिल हो गया और पराठा कैलज़ोन स्टाइल में आपका डो रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम हल्का सा खुश्का इस्तेमाल करेंगे ताकि डो जो है वो हम पतला कर लें, ठीक है। वंस ये डन हो जाता है बिल्कुल, इसके बाद आपने यहाँ से इसको ऐसे और फिर इसके बाद ऐसे, इसी तरह से आप इसको जिस तरह से भी आप इसको करना चाहें। तो ये आपका बेसिकली इस तरह से आप इसको फोल्ड करते जाएं। ये हो गया डन। परफेक्ट। तो आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी पराठे की जो रेसिपी है ये ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना है। और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है जी वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, अब इसके बाद इस तरह से हम इसको पैन के ऊपर रख देते हैं कि ये अच्छी तरह से यहाँ पे पक जाए। अब बाकी का जो दूसरा तरीका है, ये छोटे डो जो हैं इनके ऊपर आप इस तरह से खुश्का लेंगे, ठीक है जी। मैदा, आटा, जो भी आप जिस चीज़ से भी आप बना रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इसको आप हल्के हाथ से, अच्छा गोल जो डो है, पेड़ा रोटी बनाने की जो साइंस है उसमें होता यही है कि जो खुश्का आपने लिया दोनों तरफ से लगाया, ठीक है। लगाने के बाद आप इस तरह से पैन रखेंगे और रोलर पिन को घुमाएंगे तो नीचे से रोटी आपकी खुद घूमेगी, ठीक है जी। तो ये आपका बिल्कुल बेहतरीन गोल जो है रोटी बनेगी, ठीक है। फिर साइड चेंज और इस तरह से आपने ये बेहतरीन गोल रोटी बनानी है, ठीक है। परफेक्ट। तो एक हम ये बना के रखते हैं इस तरफ और दूसरी एक डो और बना लेते हैं। परफेक्टली डन। यहाँ पर भी इसी तरह से फिर देखें, हमने बिल्कुल गोल बनाने के लिए हम रोलर पिन को, जो बेलन है, हम उसको घुमा रहे हैं तो नीचे से डो जो है वो ऑटो पे खुद घूम रहा है, ठीक है। इसके बाद इसको बड़ा करने के लिए हल्का सा हार्ड जो है ना प्रेशर ज़्यादा देकर आप इसको इस तरह से डन करेंगे। परफेक्ट। जब दोनों इक्वल साइज़ के हो जाएं इस तरह से, ठीक है, ये देखें, जब दोनों एक ही साइज़ के हो जाएं, दिखा दे बबलू भैया, ये दोनों एक ही साइज़ के जब हो जाएं तो फिर इनको हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। ये देखें पैन इस पर कलर आ चुका है, तो अब हमने साइड चेंज कर दिया और वंस ये साइड चेंज होता है
आपने दूसरी साइड से इसको पकाना है। अच्छा, स्लो फ्लेम पे पकाएं तो ज़्यादा अच्छा क्रिस्प बनेगा। यहाँ पर अब आपने जितना आप ज़्यादा पोटैटो की फिलिंग करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह से आपने इस पे पोटैटोज़ की फिलिंग कर दी, ठीक है। फिलिंग करने के बाद ये डन। और इसके बाद आपने इस तरह से पानी का जो ब्रश है ये ब्रशिंग कर दिया आपने, ठीक है। ब्रशिंग करने के बाद और ये आपने यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। परफेक्टली डन। अब इसके बाद हम इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें वंस ये डन होता है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम पराठे को फ्राई करेंगे। आपने आज आई एम श्योर रेमेडीज़ देखी होंगी और ये पराठे की रेसिपी भी देखी होगी और पराठे को हमने किस तरह से शेप करके सर्व किया। अगेन वो सर्विंग तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा लाइक अप एंड डाउन करके प्रेजेंट किया ताकि आपको फिलिंग भी नज़र आए और पराठे का कलर एंड क्रिस्पनेस भी नज़र आए कि कितना क्रिस्प है और मतलब बड़ा यमीश किस्म का जो है ना ये पराठा जो है वो बनाए, ठीक है जी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, डो गूंथते वक्त हमने इसमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया है ताकि जल्दी अपनी जगह ले ले और पराठा टूटे ना। दूसरा ऑयल ऐड किया ताकि क्रिस्प हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर घी इस्तेमाल होता है, अब दोनों में से जो आप इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डो को बनाने के बाद घंटा एक रेस्ट देते हैं और उसके बाद इसके पेड़े बनाएं और शेप देकर आप इसको बनाते हैं। अच्छा, यूजली जो बाज़ारी जो पराठे होते हैं उसमें होता है क्या है कि घी की क्वांटिटी इतनी होती है कि आप इसको चिल्ड करते हैं फिर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा शुगर भी ऐड होता है ताकि पराठे को कलर और ज़्यादा खूबसूरत आए, ठीक है। जब पराठे को आप रेस्ट दे देते हैं फिर उसके बाद आप इसको चिलर में रख देते हैं और फिर शेप देकर इसको गोल इसका बीच में कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद इसको रोल आउट किया जाता है और फिर इसको प्रेस किया जाता है, फिर इसको चिल्ड किया जाता है और फिर निकाल कर इसको बेल कर इस तरह से 2 स्टेप होते हैं जिसमें इसमें लच्छे बन जाते हैं। फिर उसके बाद इसको बेल कर उसमें फिलिंग करके और उसको फिर कुक किया जाता है और ये ज़बरदस्त से पराठे बनाए जाते हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों को आज की रेसिपी समझ में आई होगी, रेमेडी पसंद आई होगी। तो आप लोग फीडबैक देंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक। और टाइम ख़त्म हो चुका है, जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखेगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखेगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर रहूँगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।